प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 में आज अपन बात करेंगे बिजनेस लॉ की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दो पेपर पढ़ने हैं। उनमें से जो पहला पेपर है वो बिजनेस लॉ का है, या जिसको हिंदी में अपन व्यापारिक संनियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो ये होता है कि अनुबंध क्या होता है और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अपन पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 का एक अधिनियम है। उसी के अंतर्गत अपने को इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। तो इसमें अनुबंध की बात आती है कि अनुबंध क्या होता है, किसे कहते हैं। तो अनुबंध अधिनियम की जो परिभाषा दी गई है इस एक्ट के अंतर्गत, उसमें ये बताया गया है कि अनुबंध एक दो पक्षकारों के बीच में किया गया एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। An enforceable agreement is known as contract। तो अनुबंध की यदि अपन विशेषताओं का वर्णन करें कि अनुबंध क्या है, ये कैसे होता है, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है वो प्रस्ताव से होती है। प्रस्ताव, या जिसको अंग्रेजी में अपन प्रपोजल के नाम से जानते हैं। तो प्रपोजल या प्रस्ताव क्या चीज़ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने विचार, अपने मन की बात किसी दूसरे के समक्ष, दूसरे के सामने रखता है, इस उद्देश्य से कि दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार कर ले, तो उसे ही हम प्रस्ताव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक पुरानी कार है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तो यही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में ये कहलाएगी कि मैंने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, दूसरे के सामने एक प्रस्ताव रखा है। दूसरा व्यक्ति जब इसको स्वीकार कर लेता है तो इससे क्या होता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में एक ठहराव हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो एग्रीमेंट का या ठहराव का या समझौते का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब यही एग्रीमेंट यदि मान लीजिए प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है, तो यही एग्रीमेंट जो है वो अनुबंध के नाम से जाना जाएगा। यानी अनुबंध और ठहराव दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बस अनुबंध जो है एक खास प्रकार का ठहराव ही है जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो प्रवर्तनीय है, उसी को अपन अनुबंध के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है कि अनुबंध के निर्माण के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, उन्हीं को अपन वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण के नाम से जानते हैं। तो यदि इन लक्षणों की यदि अपन बात करें तो देखिए, इसमें सबसे पहला लक्षण ये बताया गया है कि कम से कम दो पक्षकार, दो व्यक्ति होने चाहिए, जब ही अनुबंध का निर्माण हो सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब भी आप कोई प्रस्ताव रखते हैं तो वो प्रस्ताव किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखा जाता है। मैं अपनी कार या ए अपनी कार बी को बेचना चाहता है, तो ए भी एक पक्षकार हो गया और बी भी एक पक्षकार हो गया, तो कम से कम दो पक्षकार। फिर दूसरी विशेषता ये कहती है कि दो पक्षकारों का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में एक ठहराव भी होना चाहिए, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। और एग्रीमेंट क्या होता है वो अभी अपन ने बहुत संक्षेप में डिस्कस किया है कि एक पक्षकार प्रस्ताव रखे और दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करे। ए ने कार बेचने की बात कही, यानी ए ने कार बेचने का प्रस्ताव रखा और बी ने उस पर सहमति दे दी, यानी बी ने कह दिया कि हाँ साहब, मैं ये कार इतने रुपए में खरीद लूँगा, तो ये बी की सहमति है। तो ए का प्रस्ताव था, बी की सहमति थी, तो ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट का निर्माण हो गया। तो दो पक्षकार हों, पहली विशेषता, दोनों के बीच में एक ठहराव हो, और तीसरी बात इसमें ये आती है कि वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा।
यानी जो आपने ठहराव किया है उसमें क्या आप या क्या पक्षकार कानूनी संबंध, वैधानिक संबंध स्थापित करने का इंटेंशन, उद्देश्य रखते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिनमें हमारा दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव तो हो जाता है, लेकिन हम कोई कानूनी संबंध स्थापित नहीं करना चाहते। तो ठहराव वही मान्य होता है जिसमें पक्षकार कानूनी संबंध स्थापित करना चाहते हैं, यानी आपका इंटेंशन जो है वो वैधानिक संबंध स्थापित करने का होना चाहिए। आगे अपन और इसको विस्तार से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें अपने को स्पष्ट होगा कि वैधानिक संबंध के बारे में क्या बातें बताई गई है। फिर अगली विशेषता इसमें ये आती है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता से अपना क्या तात्पर्य होता है, तो उससे अपना तात्पर्य ये होता है कि दोनों पक्षकार जो हैं वो वयस्क होने चाहिए। वयस्क से मतलब है कि दोनों पक्षकार जो हैं वो वयस्क आयु के हों, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के हों। दोनों पक्षकार जो हैं वो स्वस्थ मस्तिष्क के हों, साउंड माइंड के हों, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनको अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया। क्योंकि अपन आगे देखेंगे कि अनुबंध अधिनियम में जो है वो बहुत से पक्षकारों को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है। वो आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि पक्षकार जो हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर अगली बात, अगली विशेषता अनुबंध के निर्माण के लिए ये होती है जिसको अपन बोलते हैं सहमति। सहमति या अंग्रेजी में अपन इसको बोलते हैं कंसेंट। देखिए, सहमति का वैसे तो सामान्य अर्थ अपन ये लगाते हैं कि एक पक्षकार ने कोई बात कही, एक व्यक्ति ने कोई बात कही और दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सहमति इससे थोड़ी सी भिन्न, विस्तृत रूप में बताई गई है। सहमति का मतलब यहाँ पर यह है कि दूसरे पक्षकार का हाँ करना ही सहमति नहीं है, यानी दूसरे ने हाँ कह दी, केवल सहमति इतनी सी नहीं है, बल्कि दोनों पक्षकारों के मन के भाव, इंटेंशन भी एक समान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई बात कही और दूसरे ने उस पर हाँ कह दिया, लेकिन एक पक्षकार के मन में कोई बात है और दूसरा पक्षकार जब हाँ कह रहा है तो उसके मन में कोई बात है, तो वो सहमति नहीं कहलाई जा सकती। फिर अगली बात, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ये बताई गई है कि स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति, या जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री कंसेंट। देखिए, आगे अपने को विस्तार से पढ़ने का मौका, अवसर मिलेगा, उसमें अपन देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है कि सहमति अगर 5 चीज़ें बताई गई हैं कि उनमें से अगर किसी से भी प्रभावित हो जाती है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। अब ये 5 चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो इनमें देखिए पहला आता है उत्पीड़न। उत्पीड़न, दूसरे को मारना, पीटना, डराना, धमकाना और उसकी सहमति ले लेना। दूसरा आता है अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं अपन इसको। अनुचित प्रभाव क्या है कि आप दूसरे को डराते धमकाते नहीं हैं, बल्कि दूसरा आपसे स्वतः ही घबराता है, स्वतः ही आपसे डरता है, यानी एक तरह से उसकी स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो जाती है। फिर तीसरा आता है इसमें कपट। कपट या फ्रॉड, दूसरे के साथ जानबूझकर इंटेंशनली चीटिंग करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, ये सब चीज़ें कपट में आती हैं। मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी आप दूसरे के साथ कोई बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे को नुकसान, हानि, क्षति पहुंच जाती है, यानी मन आपका साफ है लेकिन फिर भी दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये मिथ्या वर्णन है। और लास्ट आता है इसमें गलती या मिस्टेक। गलती ह्यूमन एरर है, आप करना कुछ चाहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं और गलती से आप
कुछ गलत बता देते हैं, गलत कम्युनिकेट कर देते हैं, ये गलती है। तो स्वतंत्र सहमति 5 चीज़ें: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन और गलती। यानी कोई भी ठहराव जो है इनमें से किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आती है प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल यानी कंसिडरेशन का होना जरूरी है। प्रतिफल से अपना मतलब ये होता है कि दूसरे पक्षकार से हमको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, वो चीज़ प्रतिफल है। ए ने अपनी कार 50,000 रुपये में बेची, तो देखिए ए के लिए प्रतिफल क्या है? जो उसे बदले में मिल रहा है। कार दी, बदले में उसको 50,000 रुपये मिले, तो ए का प्रतिफल 50,000 रुपये है। और बी का प्रतिफल क्या है कि उसने 50,000 रुपये दिए और बदले में उसको कार मिली, तो बी का प्रतिफल जो है वो कार है। तो कोई भी अनुबंध का निर्माण जब ही होगा जब उसमें प्रतिफल होगा। फिर अगली विशेषता ये कहती है कि वैधानिक प्रतिफल हो। वैधानिक प्रतिफल से मतलब क्या होता है कि प्रतिफल ऐसा हो जिस पर कानूनी रूप से कोई रोक या प्रतिबंध नहीं हो। यानी कानून उस प्रतिफल को अनुमति देता हो, उसको मान्यता देता है, स्वीकृति देता है, तो वही वैधानिक प्रतिफल कहलाता है। फिर अगली विशेषता निश्चितता, सर्टेनिटी। निश्चितता से मतलब ये है कि इसमें देखिए 2-3 बातें बताई गई। निश्चितता से मतलब ये होता है कि ठहराव में आपने जो भी प्रस्ताव दूसरे के सामने रखा वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए, दूसरा भी उसको उसी अर्थ में समझे। ऐसा नहीं कि मैं कहना कुछ चाहता हूँ, दूसरा कुछ और समझ रहा है, वो अपनी सहमति दे देता है, बाद में दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद, झगड़ा होता है। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। यानी हर दृष्टि से प्रस्ताव, उसकी सहमति जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। फिर अगली इसमें विशेषता आती है कि ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं हो। देखिए, आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही अपने को विस्तार से पढ़ने का अवसर मिलेगा। उसमें अपन देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ खास प्रकार के ठहरावों को सरकार अधिनियम जो है वो मान्यता, स्वीकृति नहीं देता है। उनको अपन व्यर्थ यानी वॉइड यानी बेकार का मानते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ठहराव अनुबंध बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। तो अनुबंध बनने की योग्यता के लिए ये जरूरी है कि ठहराव व्यर्थ की श्रेणी का नहीं। और लास्ट इसमें आता है निष्पादन की संभावना। निष्पादन की संभावना से मतलब ये है कि देखिए, जो भी आपने प्रस्ताव रखा और जो भी दूसरे पक्षकार ने सहमति दी, तो क्या दोनों पक्षकार अपनी अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं क्या? यानी उसको परफॉर्म किया जा सकता है क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने दूसरे को कोई बात कह दी, वो बात ऐसी है कि जिसको पूरा करना ही संभव नहीं है, तो फिर वो कभी भी अनुबंध बनने की योग्यता नहीं रखता है। तो इसलिए अनुबंध वहीं बन सकता है जहाँ दोनों पक्षकार अपनी अपनी बातों को पूरा कर सकें। तो ये वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक लक्षण बताए गए हैं। आगे इन सभी के बारे में अपने को विस्तार से पढ़ने का अवसर, मौका प्राप्त होगा।